हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और अपडेटेड सिलेबस और अपडेटेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम नया सब्जेक्ट जो है हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट 4 सेमेस्टर का कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। इसकी 4th यूनिट लेकर आ गया हूँ। ये वाली यूनिट शुरू करने से पहले कुछ बात आपको क्लियर कर देता हूं। पहली के जो आप सभी का किताबों का प्यार मिल रहा है और जो भी बुक बाय कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिटेल हमने ओवरव्यू देने की कोशिश करी है, आप सबको बुक बहुत पसंद आ रही है, उसके लिए एक तो धन्यवाद। दूसरा, ये यूनिट शुरू करने से पहले हम इस मुद्दों पे कंटेम्प्रेरी मुद्दों पे मैं बात करूंगा। इस यूनिट के अंदर हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं और वैसे भी आप सबको पता है कि चुनाव का सीज़न चल रहा है तो पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो जाए तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा हमारे को भी कंटेम्प्रेरी नॉलेज मिलता है और हर एक MBA स्टूडेंट को अपना एक मत होता है। तो यहाँ पर आप किस पार्टी के समर्थक हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में मत लाइएगा। आप भले भाजपा है, सपा है, बसपा है, इंडिया अलायंस है, जिस भी पार्टी के समर्थक हो, कांग्रेस हो, आप हो, जो भी पार्टी XYZ, जो भी पार्टी के समर्थक हैं उसको साइड में रखिए। बीइंग MBA स्टूडेंट या एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये वाला सब्जेक्ट देखना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, बहुत सारी ऐसी इस यूनिट के अंदर डिस्कशन होने वाला है जो हो सकता है कुछ पार्टी विरोधियों को अच्छा नहीं लगे। उनको कह सर ने ऐसी पार्टी कैसे कह दिया, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी भी निष्पक्ष पार्टी की ओर पर बोल रहा हूँ, किसी पार्टी समुदाय से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अपन अपने 4th यूनिट के सिलेबस पे आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। अब अपन ये शुरू करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये सारी बातें समझनी होगी, है ना। पहला इसके अंदर जो पॉइंट आ रहा है, पहला जो हमारा टॉपिक है वो यही है, चेंजिंग नेचर ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब इसका जो आंसर है ये हर साल चेंज हो जाता है। चेंजिंग नेचर इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, आज से 1 साल पहले आप देख सकते हो कि यूक्रेन रशिया के वॉर को तो खैर 2 साल होने आए, आप इजराइल का गाजा के ऊपर अटैक नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ग्लोबल पॉलिटिक्स एक न्यू टर्म इमेजिन होता है। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होता है और इसका चेंजिंग नेचर क्या है वो समझ लेते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स से अपना रेफरेंस क्या कहता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स हाउ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंटरेक्ट विद द ईच अदर। एक देश दूसरे देश से कैसे इंटरेक्शन करता है, क्या ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज में एग्रीमेंट्स होते हैं, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। लाइक डिप्लोमेसी, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर आपको एक मोदी गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक, कतर की कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे कुछ सैनिकों 9 सैनिकों को कतर गवर्नमेंट ने मृत्युदंड दे दिया था। उसके बाद उन्होंने आजीवन कारावास दिया और उसके बाद वो रिलीफ होके इंडियन गवर्नमेंट में भी आ गए। तो एक कतर कॉन्फ्रेंस क्या थी, थोड़ा सा सर्च कीजिएगा गूगल के ऊपर। ISI ने कैसे हमारे जो जवान थे, 9 जवान थे, भूतपूर्व नौसैनिक, उनको फंसाया था और जो मोदी गवर्नमेंट है उसने कैसे अपने डिप्लोमेसी चालू के थ्रू उनको रिलीज कराया, ये हम सबको सीखना चाहिए। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स और कैसे उसके अंदर ट्रेड काम कर रहा है, हम जो सोच रहे हैं वो तो केवल 1% है। हम सोच रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ और ही चल रहा है, तो हमको वो चीज़ें भी ध्यान रखनी। जब हम चेंजिंग नेचर इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमेशा एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जो मैं इस सब्जेक्ट में बार बार बोल रहा हूँ, नेशन के मध्य बीच में नो परमानेंट एनिमी और नो परमानेंट फ्रेंडशिप, है ना, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट होता है। और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये कहते हैं कि एक पावरफुल कंट्रीज जो होती है वो अपने इन्फ्लुएंसेस करती है, अपने रिसोर्सेज करती है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। लाइक अमेरिका क्या करता है, अमेरिका की सबसे बड़ी कौन सी इंडस्ट्री है, आप सब कहेंगे सर वेपन इंडस्ट्री, बिल्कुल करेक्ट। ब्रिटेन की कौन सी सबसे बड़ी इंडस्ट्री, वेपन इंडस्ट्री। फ्रांस की कौन सी सबसे बड़ी इंडस्ट्री, वेपन इंडस्ट्री। तो इन सब के इंटरेस्ट में क्या है कि कहीं ना कहीं वॉर होती रहे। जब तक वॉर होती रहेगी तब तक रशिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, इन सबको बेनिफिट होता रहेगा। आप देखेंगे 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद में नाटो की जो भी कंट्रीज हैं, इसके अलावा अमेरिका है, वो डायरेक्टली किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ हमेशा। उसके बाद बहुत सारी सैकड़ों जंगें लड़ी गई, मतलब आप देखेंगे 100+ वॉर्स हो चुकी हैं 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद में। लेकिन फिर भी ये जो नेटो के कंट्रीज़ हैं ये हमेशा वेपन सप्लाई का काम करती है, डायरेक्टली कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं आता। तो जब ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है तो इससे बेनिफिट क्या होता है, एक तो इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग बनी हुई रहती है और दूसरा इनकी वेपन इंडस्ट्री ग्रोथ करती रहती है। एक बुलेट है ना, उसकी कॉस्ट आज एक बुलेट की 1000 रुपीज़ होती है। एक सैनिक एक राउंड में AK-47 से 1 मिनट में 47 राउंड फायर करता है, यानी 4700
एक बुलेट का अगर 1000 रुपये की तो 47,000 रुपये उसने जला दिए 1 मिनट में, ढाई 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 ढाई। इसलिए कितना खर्चा हो रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ये बात अपन को जाननी जरूरी है। यहाँ पर जब भी हमको क्वेश्चन मिलने वाला है, अब एग्जाम के पॉइंट सब भी याद रखो, जब भी क्वेश्चन मिलने वाला है तो यहाँ पर चेंजिंग नेचर इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपको 2-3 एग्जाम्पल देके दिखने हैं। 2-3 एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इजराइल और ईरान वॉर कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में राइवरी है। इंडिया इजराइल का फ्रेंड है, लेकिन इंडिया ने 4 बार पोर्ट ईरान के साथ मिलकर बनाया है, तो ये बात याद रखनी। अमेरिका और रशिया में राइवरी है ना, बहुत ज़बरदस्त राइवरी है, लेकिन जब स्पेस साइंस की बात आती है तो दोनों ने अपना जॉइंट स्पेस स्टेशन बना रखा है, जहाँ पे अमेरिका रशिया मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये आपको बात याद रखनी चाहिए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी परमानेंट फ्रेंड और एनिमी नहीं है, केवल परमानेंट इंटरेस्ट है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स का नॉर्मल मतलब है कि वो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सर्विस, गुड्स कितना करते हैं एक दूसरे के साथ और अपनी टेक्नोलॉजी कितनी शेयर्स करते हैं। इसके की चैलेंजेस तो मेन ये आ गए हैं कि ग्लोबलाइजेशन, आज एक देश दूसरे देश से लड़ता है तो ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट के कारण पूरे वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट आता है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने लग गए हैं, कुछ देश लाइक जापान हो गया, ताइवान हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गए हैं। तो बट कुछ देश आज भी पिछड़े हुए हैं, लाइक जिम्बाब्वे, इथोपिया, यमन, है ना, ये पिछड़े हुए देशों में आते हैं। ये इनके की चैलेंजेस होते हैं हमारे ग्लोबल पॉलिटिक्स में, क्योंकि सबका साथ सबका विश्वास तो अपने भारत में चल जाएगा, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जब ये बात कही जाती है तो आज यमन कितने सालों से जल रहा है, सीरिया कितने सालों से जल रहा है, यूक्रेन 2 साल से जल रहा है ना, ये अब हंसने की, गाज़ा पट्टी कितने समय से जल रही है, बहुत से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। इजराइल ने कहा कि हम तो हमास पे अटैक करेंगे, भैया कर लो, हमास करना का तो कर लो, लेकिन गाज़ा पट्टी पे 23-24 लाख लोगों को उठा के ले जाने का और वहाँ पर सीरियल बम ब्लास्टिंग करने का, हॉस्पिटल्स में बम फोड़ने का, वो तो किसी भी ह्यूमन राइट्स अलाउड नहीं करता। अब यहाँ पर इजराइल का भी काउंटर यही है कि वो हमारे 150-200 लोगों को लेके गए, उनको वापस करो। तो अब कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा सफ़र कौन होता है? आम आदमी। तो की चैलेंजेस के अंदर अपन को यही लिखना है, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग पावर्स और ग्लोबल चैलेंज। अब इमर्जिंग पावर्स का मतलब जो न्यूक्लियर वेपन संपन्न हो गए। अब साउथ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, उसके साथ में उसने हाइड्रोजन बम भी बना लिया, यानी परमाणु से थोड़ा सा और एडवांस, 100 गुना और खतरनाक। इसलिए जो किम जोंग है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया से हैं वो, सॉरी थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हुई, नॉर्थ कोरिया से जब हैं तो इसलिए नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में राइवलरी चलती, नॉर्थ कोरिया रशिया का अलायंस है। तो कभी हम जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे तो ये सारे चैलेंजेस आपको याद रखने कि जब पॉलिटिक्स चेंज हो रही होती है तो क्या क्या होता है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों आते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये आता है कि जब भी हमारी वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिक्स होती है तो ट्रेड बढ़ता है, ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्सेज होता है, और चैलेंजेस में भी सेम थिंग है। चैलेंजेस में बस मेन आपको एस्पेक्ट यही लिखना है। वैसे जब भी आप MBA का स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर राइट करता है, हमेशा पॉजिटिव वे के अंदर ही राइट करना है, यानी कि दुनिया के अंदर सब कुछ अच्छा है, जबकि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी हम यही कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है। नेगेटिव इम्पैक्ट यही है कि जो गरीब देश हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जो मतलब आप सोच सकते हो कि यूक्रेन जैसा छोटा देश इतने 2 साल से अगर रशिया से जंग लड़ पा रहा है, तो कोई तो देश, कितने 30 देश मिलकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वेपन सप्लाई कर रहे हैं, आर्टिलरी सप्लाई कर रहे हैं, और बदले में यूक्रेन को क्या मिल रहा है? तबाही, है ना। और वो भी ये उसको पता है कि ये जंग वो जीतेंगे नहीं, केवल उनका डिले होता जा रहा है टाइमिंग। और जितने भी एक वेपन टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है आजकल, यानी कि रशिया को अपना कोई नया वेपन लॉन्च करना है तो यूक्रेन पे डाल दो, नेटो अलायंस को अपना कोई नया मार्केट में लॉन्च करना है तो उन पे कर दो, है ना, यूक्रेन को दे दो, उनको को फायर करें, ताकि उनके मार्केटिंग का प्रमोशन होगा, है ना। ये वाली बात अपन को इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर आई। तो कंक्लूजन के अंदर आप यह लिख सकते हैं कि हमारा जो चेंजिंग नेचर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये इकोनॉमिक सेंटर्ड नेशंस की ओर ज़्यादा हो गया है। डेवलपिंग नेशंस थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्रीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे इंडिया डेवलप्ड हो रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और भी आगे हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि और भी आगे बढ़े। लेकिन अपन को ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। तो मैं किसी देश के हितों के लिए ये नहीं कह सकता कि इजराइल ने गलत किया और हमास ने सही किया, या हमास ने गलत किया इजराइल ने सही किया, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमेशा हम ह्यूमैनिटी को यहाँ पर लूप होल में ला दिया है, ये इसका मेन नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ये सेकंड टर्म आया है हमारे जियो पॉलिटिक्स के बाद में। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कुछ नहीं, केवल एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की
स्टार्टिंग है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर हम ये बोलते हैं ये हमारा नहीं, वो तुम्हारा नहीं। जैसे कह देते हैं मुंबई में जाओगे, अरे यूपी बिहार वाले आ गए हैं, अरे ये हमारी जॉब सच कैप्चर कर जाएंगे। अरे भाई, किसी में अगर काबिलियत है तो वो कहीं पे भी कमा सकता है और वो कहीं भी जॉब कर सकता है। आप एक तो पहले भारत को बांट दिया गया, अभी जैसे एक पार्टी के व्यक्ति का बयान आया कि साउथ इंडियन इस तरीके के दिखते हैं, नॉर्थ इंडियन इस तरीके के दिखते हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेस्ट वाले इस तरीके के दिखते हैं। तो उन्होंने अपने को किसमें, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में बांटा। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो सकती है आपके कास्ट के बेसिस पे, आपके कलर के बेसिस पे, आपके जेंडर के बेसिस पे। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करी जाती है कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करने के लिए। और सेकेंड इसका पार्ट भी है, ये करी जाती है जो सोसाइटी का काफ़ी डिमोलेशन हो चुका है, जिनका काफ़ी शोषण हो रहा है, उनको उठाने के लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करी जाती है कि देखिए हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बहुत सारी बातें करी जाती है। यहाँ पर बोला जाता है हिंदू अलग, मुस्लिम अलग। अरे पहले इंसान है ना, उसकी बात नहीं करी जाती, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। अब ये नेशन वाइज चल रही है। अब यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात कर रहा है, कोई वोट बचाने की बात कर रहा है, और ये चुनावी सीजन में टॉप पे रहता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मीन refers to the way which people politics are shaped by their identity। अब आइडेंटिटी कास्ट के बेसिस पे हो सकती है, रेस के बेसिस पे हो सकती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे हो सकती है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकती है, किसी भी बेस पे हो सकती है। हिंदी भाषी हो सकते हैं, तमिल भाषी हो सकते हैं, भाषा के बेस पे। भारत तो एक विविधताओं का देश है, किसी भी मुद्दे पर लड़ाया जा सकता है ना। तो वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहलाती है। अब हिस्टोरिकल कंटेंट का है तो शुरू से हम इस तरीके से लड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण ही, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण ही कुछ वर्ण व्यवस्थाओं को दबा के रखा गया और कुछ वर्ण व्यवस्थाओं को उठा के रखा गया। यह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और इसके की इश्यूज क्या है, ये फ्रेगमेंटेशन लाती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि सोसाइटी डिवाइड हो जाती है एक डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, कि ये हमारे वाले, ये तुम्हारे वाले, ये हमारी सोसाइटी, ये तुम्हारी सोसाइटी, है ना। और पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन होता है, इसका पोलराइजेशन का मतलब कि हम नेशन इंटरेस्ट से पहले सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, हमारे ग्रुप इंटरेस्ट की बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान नहीं, हमको हमारा देश, हमारे कानून, हमारे धर्म के अनुसार चलना चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। बहुत से जने कहते हैं संविधान के अकॉर्डिंग तो चलना चाहिए, लेकिन हमारे कास्ट कम्युनिटी को इतने % उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के की इश्यूज हैं। पोलराइजेशन हो जाता है, एक्सक्लूजन हो जाता है, अपने आप को अलग समझने लग जाते हैं कि ये हमारे नहीं है। ये बेसिकली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के मैक्सिमम नेगेटिव इम्फेक्ट ही आते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं, एसेंशियलिज्म हो जाते हैं। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि जो वीक कम्युनिटी होती है, जो सोशली डिबार्ड कम्युनिटी होती है, उनको हेल्प मिलती है ना। अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करके अगर विवाह को पारित नहीं किया गया होता, या सती प्रथा को हिंदू समाज से बंद नहीं किया होता, तो आज भी सती प्रथा चल रही होती, है ना। किसी का पति मर जाए तो उसको पत्नी को भी जिंदा जला दो, तो सती प्रथा बन जाती। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कुछ बेनिफिट भी हैं, जिससे फेमिनिज्म हुआ है। फेमिनिज्म हम यहाँ पर जैसे गर्ल्स को, वुमेन्स को कम वेजेस दी जाती थी। अब जो भी सोशली इंप्लीमेंट हुआ और इकोनॉमिकली देश आगे बढ़ा, उसमें फेमिनिज्म आगे बढ़ा। अब फेमिनिज्म की भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। फेमिनिज्म का जो अवधारणा आई वो अमेरिका से आई। वैसे तो हमारा देश जो है वो नारी शक्ति का वंदन करता है, सारी देवी देवताओं को पूजा करी जाती है ना। और देवी को पहले प्रथम स्थान, जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, श्री यानी लक्ष्मी, है ना। आप देखेगा तो हर जगह पहले देवी का नाम होता है शिव पार्वती, तो उसके बाद हमारी जो आइडियोलॉजी कहती है इसलिए। लेकिन फेमिनिज्म की शुरुआत कहाँ से बोली जाती है? अमेरिका से बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? क्योंकि अमेरिका में उस समय इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन आया था, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज हुई। लेबर की शॉर्टेज हुई तो उनको लेबर चाहिए था। जब तो उन्होंने देखा वुमेन तो जो है वो विदाउट आपके अनएम्प्लॉयड हैं, और ये लेबर जो है वो कम पैसे के अंदर अवेलेबल हैं, इसलिए वो फेमिनिज्म लाके उन्होंने वुमेन को भी जॉब देना शुरू कर दिया। तो एक अलग बेनिफिट भी होता है जब हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। वो तभी होता है जब हम किसी भी डिवाइड सोसाइटी को या जो डिमोलिश सोसाइटी है उसको उठाने का काम कर रहे हैं। मैक्सिमम केसेस के अंदर जब भी यूनिटी नहीं होती सोसाइटी के अंदर, हम डिवाइड का काम करते हैं, तो हमेशा देश पीछे होता है। सोचो आज हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होते तो आज हम कितने आगे होते हैं।
वर्ल्ड का मोस्ट फर्टाइल लैंड जो है वो पाकिस्तान के पास है, सबसे रिचेस्ट रिसोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान के पास हैं, सिल्क रूट का डायरेक्ट एंट्री जो है वो पाकिस्तान के पास है। और भारत पाकिस्तान अगर एक हो जाते तो कितनी वॉर्स नहीं होती, और हमारे यहाँ पर कितने आईएसआई और ये रॉ के एजेंट के बीच में जंगें नहीं होती, और कितना देश आगे बढ़ जाता। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का पॉइंट है। ये थ्योरी मैंने डिटेल जब बुक्स राइट करी है तो इसको बिल्कुल कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल के साथ लिख दिया है, लेकिन अभी अपन को इसके पॉइंट समझने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इधर उधर के बैकग्राउंड से समझा रहा हूँ। इधर उधर का बैकग्राउंड यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कंटेम्प्रेरी इश्यूज। द राइज ऑफ ऑथोरिटेरिज्म, इसका वर्ड मैं पिछले साल भी नहीं बोल पाया था और इस साल भी नहीं बोल पा रहा हूँ। ऑथोरिटेरिज्म, ऑथोरिटेरिज्म, ये ऑथोरिटेरिज्म होता क्या है बेसिकली, ये अभी आपको दो देशों के एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे चल रहा है। कहाँ पे? एक तो रशिया और दूसरा अपना चीन। यहाँ पर ऑथोरिटेरिज्म का मतलब ये है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाती है। यहाँ पर होता तो तानाशाह है, लेकिन वो डीम्ड डेमोक्रेसी चल रही है, यानी कि मानी हुई, कोई एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे रशिया में कह दिया है कि पुतिन साहब ही अब राष्ट्रपति रहेंगे, चीन में कह दिया है कि जिनपिंग साहब ही अपने राष्ट्रपति रहेंगे, तो उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी तो है, ऑन पेपर डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन जब उनका चुनाव देने का अधिकार आएगा, वोट देने का अधिकार आएगा, तो नो अदर अल्टरनेटिव। तो ये ऑथोरिटेरिज्म आता है, दिस रेफर्स टू द इंक्रीजिंग प्रिविलेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम वेयर पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द सिंगल लीडर। किसी सिंगल लीडर के पास में सारी की सारी पावर आ जाती है, तो उसको ऑथोरिटेरिज्म, ठीक है। अब मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, देखो मैं सीखता रहता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, है ना। पिछले साल भी ये वर्ड नहीं बोल पाया था, आप देखना मेरा पिछले साल का वीडियो उठा के, उसके अंदर भी ये वर्ड नहीं बोल पाया था। एक साल के अंदर 0 इम्प्रूवमेंट हुआ है, थोड़ी थोड़ी कोशिश चल रही है, लेकिन पिछले साल 50% बोल पाया था, हो सका अगले साल के वीडियोज़ में पूरा बोल पाएंगे। Authoritarianism regime has existed throughout history, but recent year have seen a regress with their popularity and influence. पहले तो चलता ही था, जब राजशाही थी तब तानाशाही थी, ऑटोक्रेसी बोला जाता था, लेकिन अब ये नया वर्ड आ गया। इसके अंदर ऑन पेपर आप डेमोक्रेट होते हैं, लेकिन आप एक्चुअल में जो पावर होती है वो सिंगल एंटिटी के पास में होती है। इसके जियोपॉलिटिक्स के अंदर की इश्यूज ये आते हैं और की इम्पैक्ट ये आते हैं। एक तो अलायंस, उसके अंदर एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से सारा हो जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी होते हैं वो थोड़ा सा इरोजन कर लेते हैं, वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता है यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति का शासन है, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स भी कंसर्न हमेशा बना रहता है, और ग्लोबल गवर्नेंस कभी भी डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकती है इसके अंदर, है ना। और मेन यही चैलेंजेस होते हैं कि इसको डेमोक्रेसी से बैकलिस्ट कर दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स का कंसर्न होता है, और बैलेंसिंग का एक्ट करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब कि डेमोक्रेसी और तानाशाही जो ऑटोक्रेसी है उसके अंदर ये बैलेंस करने का काम करते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता। ऑन पेपर काम करते हैं, ऑन पेपर, और रियल में नहीं हो पाता, ठीक है। अब रिवाइविंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स, रिवाइविंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन्वॉल्व द रिन्यूइंग कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी इंक्लूडिंग फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस। अब ये जो है नया डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल आज की पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आए हैं। वो क्या आए हैं? रिवाइविंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स। ये भारत देश में ही चल सकता है कि भारत देश में ही हम हमारे देश के प्रधानमंत्री को बैठ के गाली दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कत्लेआम मचाने वाला कह सकते हैं, और फिर भी हम इस देश के अंदर पॉलिटिक्स कर सकते हैं या किसी एक लीडर बन सकते हैं। आपके अंदर अगर ताकत है तो कभी ये नॉर्थ कोरिया में करके बताओ, कभी ये चीन में करके बताओ, कभी ये रशिया में करके बताओ, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो कितनी फल फूल रही है, संपन्न हो रही है। आज डिबेट पे बैठते हैं, आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगाइए, उसमें कोई ना कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी से कामों से खुश नहीं है, है ना, जो उनकी विपक्षी दल का है, और वो उनको कुछ बोल रहा है, लेकिन ये बोलने की जो आदत दी है वो डेमोक्रेटिक आइडियल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फल फूल गई है। पहले ऐसा नहीं हो पाता था। पहले डेमोक्रेसी के लाइक अंग्रेजों की डेमोक्रेसी बोल दी गई, लेकिन वो हम, खैर उस समय तो शासन था, लेकिन पहले की जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर थोड़ा सा और मीडिया दबा हुआ था, अभी थोड़ा सा और फास्ट है। तो अभी अपन ये कह सकते हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। डेमोक्रेसी हैज़ द कॉन्सेंट्रेट द मॉडर्न गवर्नमेंट्स रूटेड इन द
प्रिंसिपल। और एक ही पूरी वर्ल्ड के अंदर चीज़ है जो जितनी पुरानी होगी वो उतनी बढ़ती जाएगी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी, है ना। जितनी पुरानी होती चली जाएगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। आई विल बी स्ट्रॉन्गर, आई विल बी, यार वो है ना गाना, सुना ही होगा आप सबने। हाँ, तो आ जाते हैं डेमोक्रेटिक आइडियल्स में क्या है। एक तो सिविल एजुकेशन इसके अंदर होती है, हमारे को नागरिकों को जितने राइट्स पता होने चाहिए उतनी ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स लाइक हमारे यहाँ पर जो जुरिज्म है, अपना इलेक्शन कमीशन है, पुलिस है, इनको सर्वाइव करना होता है और इनको प्रोटेक्शन देना होता है ना। इंडस्ट्रियल एंड इक्वलिटी, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इक्वलिटी बनाई गई है, ठीक है, बस इतना ही है। और यूथ व्यू और न्यू टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाता है। अब इसकी नई चैलेंजेस क्या है, रेसिस्टेंस टू चेंज। अब जो डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, अगर कोई मेजर चेंज इंप्लीमेंट करती है तो बिल्कुल पब्लिक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। कृषि कानून में कुछ नई चीज़ें थी, कृषि कानून पर जब आप जाएंगे तो बहुत सी नई चीज़ें थी। कृषकों को अधिकार दिए गए थे कि वो अपनी भाव खुद तय कर सके, मंडी में न बेच के खुद बेचे। लेकिन पहले बात तो मंडी में माल जाता ही नहीं है। गवर्नमेंट को ये आइडियल होना चाहिए कि मंडी में माल वो लेके जाता ही नहीं है किसान, वो तो ठेकेदार ही लेके जाता है। तो रेसिस्टेंस तो चेंज होता है। कोई भी नई चीज़ आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो हमेशा चेंज। राजीव गांधी साहब कंप्यूटर लेकर आए तो दूसरी गवर्नमेंट, विपक्षी दल कंप्यूटर का विरोध करने लग गए कि नहीं नहीं, कंप्यूटर से तो नौकरी चली जाएगी। तो रेसिस्टेंस तो चेंज होता है। ये डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है। हमें मानना चाहिए कि कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट होगी अगर इस भारतवर्ष में, तो पहले 10 में से 7 लोग उसको मना ही करेंगे, नहीं जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। ग्लोबल कोऑपरेशन मिलता है ना, उसमें भी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल कोऑपरेशन में क्या चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, जो डेमोक्रेसी में ज़रूरी नहीं है कि जल्दी से हो जाए जब तक गवर्नमेंट मेजोरिटी में ना हो। अगर गवर्नमेंट जो चल रही है वो सरकार, मान लेते हैं 51% किसी पार्टी के पास है, हमें भारत देश के पास है, उसने सरकार बना ली, उसने 3-4 पार्टियों से मिलकर अलायंस करा और 51-52 का आंकड़ा मिल गया, तो वो ग्लोबल कोऑपरेशन कब तक करेगा, जब उसको चारों पार्टी को एग्री करना होगा। और रिन्यूड करते हैं अपने कमिटमेंट। रिन्यूड कमिटमेंट का मतलब ये है कि हमने हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स बदलते हैं और जिनसे अपन के कमिटमेंट बदलते हैं, तो ये एक मेजर चैलेंजेस आते हैं। मतलब कि अभी जो मोदी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी चल रही है, अगर दूसरी गवर्नमेंट आई तो क्या वही आइडियोलॉजी फॉलो करेगी? ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक देश का, वो देश है अमेरिका। अब अमेरिका ने एक आइडियोलॉजी बना रखी है, ठीक है, अमेरिका ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। अमेरिका ने रूल्स बना रखे हैं कि हमको इतने वेपन्स की इंडस्ट्री डेवलप करनी है, इतना ये करना है, इन देशों के साथ अलायंस रखना है, इन देशों के साथ अलायंस नहीं रखना है। अगर वहाँ पर गवर्नमेंट बदल भी जाती, जो बाइडन के साथ वापस से डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, तब भी उनकी जितने भी पॉइंट्स हैं, उनके ये जितने भी रूल्स बने हुए होते हैं, उन्हीं को फॉलो किया जाता है। मेजर उसमें चेंजेस नहीं किया जाता। माइनर आप चेंज कर सकते हो, आप प्रवासी नीतियों को चेंज कर सकते हो, माइग्रेटेड जो पीपल हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हो, लेकिन मेजर चेंजेस नहीं करे जा सकते। जैसे ओबामा केयर करके उन्होंने एक वेलफेयर फंड शुरू किया था, वो आज भी चल रहा है। तो ये सारी बातें अपन को याद रखनी होती है। ये रिन्यूड कमिटमेंट होता है। अब ये रिन्यूड कमिटमेंट क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2 पार्टी हैं, बोली जा रही है डेमोक्रेसी, लेकिन वर्ल्ड में बिगेस्ट डेमोक्रेसी तो इंडिया के पास ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन द राइज ऑफ चाइना एंड इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। अब ये राइज ऑफ चाइना की हिस्ट्री अपन को जाननी बहुत जरूरी है। जो राइज ऑफ चाइना 1975 में इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट सेम थे, ऑलमोस्ट सेम, ज़्यादा कुछ उनमें हमने डिफरेंस नहीं था। उन्होंने उसके बाद एलपीजी मॉडल अपना लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जिन्होंने उनमें लिबरलाइजेशन तो कम करके ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। और 1975 के बाद कंटिन्यूस 30 ईयर्स तक 9% उनकी जीडीपी ग्रोथ करी, जिसके बाद आज जो चाइना है वो हमको देखने को मिल रहा है। यानी रिपब्लिक ऑफ द चाइना जितना पावरफुल हो गया है, जहाँ की कमिटमेंट हो गया है, हम मेजर हमारा इम्पोर्टर हो गया है कि हम उसी से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, सबसे सस्ते प्रोडक्ट वो बाय कर पा रहा है, हर चीज़ की कॉपी दे पा रहा है। तो ये क्या इसके कारण हो चुका है? ये राइज ऑफ चाइना के कारण। वहाँ पर एक समय ऐसा था कि भूखमरी भी थी, यानी कि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा, माओवादी नीति के कारण, कि आप जो भी मिल जाए उसको खा लो। तो वहाँ पर चिड़ियाएँ भी खाने लग गए, चूहे भी खाने लग गए, सांप भी खाने लग गए, चमगादड़ भी खाने लग गए, सारे जीव जंतु जितने भी पृथ्वी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सब खाने हैं आपको, क्योंकि क्राइसिस, अब फूड हो ही नहीं पा रहा था, है ना। तो वहाँ पे सारी चैन लग गई। तो ग्लोबल इकोनॉमी में एक मेजर हब बनकर आ गया है। 1975 तक इक्वल था, लेकिन उसके बाद उसकी पॉलिसीज़ में मेजर चेंजेस हुआ, जो ग्लोबलाइजेशन को इन्होंने इम्पोर्ट किया।
उसके कारण ये बढ़ गया है ना। एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने करी और वह अभी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आप कह सकते हो इसको, जो अमेरिका के बाद मोस्ट पावरफुल नेशन में बात करते हैं, इकोनॉमी छोड़ देते हैं, मोस्ट पावरफुल नेशन में आ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है, ट्रेड का इम्बैलेंस डेवलप कर देता है। ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब कि वो इम्पोर्ट तो कम करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है हर देश से, है ना। बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने शुरू कर दें, बायलैटरल एग्रीमेंट्स कि हम दो देश मिलकर ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप हमारे गुड्स पर टैक्स मत लगाना, हम आपके गुड्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे। कंपटीशन और कोऑपरेशन इसने नए सिरे से लिखा है। कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये अमेरिका, रशिया को अलायंस बना के अमेरिका और इंडिया के साथ वॉर के स्टार्टिंग में है। और कोऑपरेशन में जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, लाइक मालदीव्स हो गई, श्रीलंका हो गई, इंडोनेशिया हो गई, ताइवान हो गई, ताइवान को थोड़ा अलग कर देते हैं, ताइवान चाइना अपना ही समझता है, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ को लोन दे देता है। लोन देने से वहाँ के पोर्ट, वहाँ के जो लोन ट्रैप में फंसाता है। बेसिकली क्या करता है कि एक बिग अमाउंट का लोन दे देता है और वो फिर वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते, तो उनसे कहता है कि आपका जो पोर्ट है या आपका जो लैंड है उसको चाइनीज़ गवर्नमेंट चाइनीज़ मिलिट्री बेस बनाने के लिए, चाइनीज़ ट्रेड की फैसिलिटी डेवलप करने के लिए यूज़ करेगी। पाकिस्तान को जैसे इन्होंने फंसा रखा है ना। ये कंपटीशन और कोऑपरेशन की इनकी नीति चल रही है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो ही रहा है, वो R&D पे हमसे कहीं ज़्यादा खर्चा करते हैं। और मेन इसके चैलेंजेस यही हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है चाइना के लिए। और अपॉर्चुनिटी, ये एक लार्जेस्ट मार्केट है। अब तो खैर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, लेकिन ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो मेजर कंसर्न है वहाँ से बिजनेस की, ट्रेड की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी डेवलप्ड है। लेकिन वहाँ की डेमोक्रेटिक सिचुएशन लो होने के कारण आज जो चाइना है उसके साथ ट्रेड हमेशा से एक डेंजर रहता है, क्योंकि कब क्या कौन सी चीज़ होगी वहाँ की केवल एक सत्ताधार पार्टी ही शी जिनपिंग की जानती है। तो सप्लाई चेन पर नियंत्रण है, ग्लोबल ट्रेड का एक मेजर पार्टनर है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, डेमोक्रेसी ना के बराबर है। फिर भी चीन की टेक्नोलॉजी, चीन के प्रोडक्ट्स आज हर देश में डिमांड में है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मेन रीज़न वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। याद रखिएगा, जब भी हम चीन के बारे में लिखेंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को वर्ड को आपको जरूर लिखना है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमेशा फॉरेन ट्रेडर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है कि वो इन्वेस्ट करें। आज पाकिस्तान में इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज, इतनी फर्टाइल लैंड होने के बावजूद भी वहाँ पर फॉरेन ट्रेडर्स, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। बेसिक रीज़न यही है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाती है। किसी भी पार्टी निष्पक्ष हो गई, इसका क्वेश्चन में आंसर राइट कीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, चैलेंजेस से ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आपको लिखने हैं, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। 4th यूनिट कंप्लीट है, 5th यूनिट में आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।